और सबसे पहले बात 26/11 हमले बरसी की। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए दहशतगर्दाना हमले की आज 12वीं बरसी है। समुद्र के रास्ते 10 दहशतगर्द मुल्क की इक्तिसादी राजधानी में दाखिल हो गए थे और मुख्तलिफ मकामात पर हमला करके 180 से ज्यादा बेकसूरों को हलाक कर दिया था। ताज होटल, नरिमन हाउस और होटल ओबराय को दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले लिया था। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जान की कुर्बानी देने वाले बहादुर जवानों को आज मुल्क भर में याद किया गया और खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर रज़ा अकेडमी और उलमा कराम ने मुंबई के मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद के बाहर एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत की और मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद की। रज़ा अकेडमी ने एहतजाज के दौरान वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। और बात लव जिहाद की। हरियाणा हुकूमत मुबैना लव जिहाद मामले पर कानून वज़ा करने की तैयारी में जुट गई है। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज का कहना है कि कानून वज़ा करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी दूसरी रियासतों में लव जिहाद पर बने कानून का मुताला करेगी। इस कमेटी में TL सत्यप्रकाश, नवदीप सिंह और दीपक मनचंदा शामिल हैं। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों लव जिहाद पर ऑर्डिनेंस मंजूर किया था, जबकि मध्य प्रदेश हुकूमत असेंबली के सरमाई इजलास में इस सिलसिले में बिल पेश करने वाली है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मुल्क में बढ़ रहे लव जिहाद के पीछे पाकिस्तान और ISI कनेक्शन होने की बात कही है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि लव जिहाद करने वालों के खिलाफ पहले 5 साल की सजा की बात कही गई थी। तब उन्होंने CM शिवराज सिंह को खत लिखकर 10 साल की सजा किए जाने का मुतालबा किया था। लव अकेला नहीं है, ये जिहाद है और इस जिहाद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ISI के एजेंट इन्वॉल्व है और इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंकुश लगाना ये बहुत जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 साल का जो प्रावधान रखा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। जी हां, तारीखी शहर मैसूर का एक कदीम ईदगाह अब नीलाम हो रहा है। कर्ज अदा न करने पर कैनरा बैंक ने 30 नवंबर 2020 को नीलामी की तारीख तय की है। ईदगाह की मिल्कियत समेत चंद दीगर अमलाक को गिरवी रखते हुए 8 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया गया है। ईदगाह की निगरानी करने वाले ट्रस्ट रफाहुल मुस्लिमीन ने साल 2009 में कैनरा बैंक से लोन हासिल किया। अब इस कर्ज की रकम बढ़कर तकरीबन 32 करोड़ रुपए हो चुकी है। मैसूर के MLA तनवीर सेठ ने इल्जाम आयद किया कि इस पूरे मामले में वक्फ जमीन के साथ खिलवाड़ किया गया है। रफाहुल मुस्लिमीन के ट्रस्टी इसके लिए रास्त तौर पर जिम्मेदार हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अफसरों के साथ मीडिया से खिताब करते हुए तनवीर सेठ ने कहा कि इस नीलामी को रोकने की तमाम तर कोशिशें जारी हैं। 95 करोड़ रुपए का लोन लेने की कोशिश की है, जिसमें अब तक इन्होंने 8 करोड़ 95 लाख रुपए का लोन लिया है। इसकी अदायगी जिस दिन से इन्होंने लोन लिया है, अदायगी आज तक नहीं किया है। इस वजह से मैसूर का कदीम ईदगाह, जहां लाखों लोग, करोड़ों लोग आज तक सजदा करते आए हैं, इस जगह को इन्होंने गिरवी रखा। 8 करोड़ 95 लाख का आज 32 करोड़ रुपए का इन्होंने दावा रखा है और औकाफ की जगह की भी इसमें मिलाकर नीलामी का तारीख 30 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। 30 नवंबर ऑनलाइन में हो रहा है, इसलिए हमने उनको है ना इन पर्सन नोटिस भी दी है, ईमेल के। मध्य प्रदेश में इक़्तिदार में तब्दीली जरूर आ गई, मगर अक़लियती इदारों के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मसाजिद कमेटी के आइमा मौज़नीन की तनख्वाह महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने 6 माह बाद जारी तो कर दी, मगर MP वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन आज भी तनख्वाह से महरूम है।
सीईओ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इसके लिए हुकूमत के जरिए वेंडर सिस्टम की नफाज को सबसे बड़ी वजह करार देते हैं। सर तनख्वाह नहीं मिल रही, जो यहाँ से वेंडर बनने का चक्कर है, हर चीज़ दी जा रही है, उसके बाद भी नए नए सवाल किए जा रहे हैं। तनख्वाह आज तक रिलीज़ नहीं की जा रही हमारी, बहुत परेशान है। 3 महीने चल रही है साहब तनख्वाह का, अब क्या वो कब कहेगा, मंत्री जी भी क्या कहना है। और वक्फ बोर्ड के सभी कर्मचारियों को लगभग 2.5-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से कर्मचारी बहुत परेशान हैं। एक कर्मचारी को हार्ट अटैक हो गया है इस चक्कर में बेचारे का, और वो दुनिया चला गया है। और हमारी गुजारिश ये है कि आप इस बात को पहुंचाएं प्रशासन तक कि हम जल्दी तनख्वाह दिया ताकि हमारी परेशानी दूर हो। वो जो उसके अंदर क्या हुआ है, इस बार उन्होंने शासन ने वेंडर बनाने का कहा था, तो हमने सारे 47 कर्मचारी हमारे यहाँ रेगुलर हैं, जिनका हमने वेंडर बना के शासन को दे दिया है। कल मैं गया था, मेरी बात हुई थी कि 2-4 दिन में रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया पहली बार हुई है इसलिए टाइम लगा, तो इसमें जो है 2-4 दिन तो हमें। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल को पैरामन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर राहुल गांधी, कमलनाथ समेत दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। अहमद पटेल के जसद खाकी को बीती रात दिल्ली से वडोदरा लाया गया था। ख्याल है कि अहमद पटेल का बुध के रोज इंतकाल हो गया था। तकरीबन 1 महीना कबल अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कांग्रेस के कद्दावर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अहमद पटेल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क और पार्टी के लिए अपनी खिदमात को याद किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार की सदारत में हुए इजलास में कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अहमद पटेल का इंतकाल कांग्रेस पार्टी, मुल्क और सेकुलरिज्म के लिए एक बड़ा नुकसान है। यौम आइन की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर जामिया मिल्लत इस्लामिया के रजिस्ट्रार डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी ने जामिया के असातिज़ा, अफसरान और यूनिवर्सिटी के दीगर अमले के मेंबरान के हमरा आइन की तमहीद को पढ़ा। इस तकरीब के दौरान कोविड-19 से मुताल्लिक़ तमाम रहनुमा खतूत पर अमल किया गया। सबने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2020 एवं द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आज गुलबर्गा में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा और मिल्ली काउंसिल के इश्तराक से ऐवान बंद नवाज में यौम दस्तूर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के अलावा कानूनी माहिरीन ने भी शिरकत की। यूपी और MP में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी की तैयारियां प्रोग्राम का मरकजी मौजू रहा। कानूनी माहिरीन ने लव जिहाद पर कानून साजी के यूपी और MP हुकूमत के फैसले को सरासर गैर आइनी करार दिया। कम्युनिटी नहीं है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है कि जहाद का लफ्ज़ सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे किसी मज़हब में जहाद का लफ्ज़ नहीं है। तो जहाद को बदनाम करने के लिए उसको लव के साथ मिलाया गया। ये तो ज़ाती मामला है, रेट है, ये लड़की का भी रेट है। और मुरली मुनव्वर जोशी की बेटी जो है मुस्लिम लड़के से शादी की है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो उसकी बेटी भी जो है उससे की है। जो फिरका परस्त ताकतें हैं कि उनको यही संदेश दे रहे हैं कि जब तक हम सभी सर्वधर्म लोग मिलकर एक मंच पर एक होकर बात करते रहेंगे, आप कभी भी हमें डिवाइड और हमें। मरकजी हुकूमत की कामगार मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ औरंगाबाद में भी कामगारों की तरफ से धरने दिए गए। क्रांति चौक, वर्कल गेट और कलेक्टर ऑफिस के रूबरू सैकड़ों की तादाद में कामगारों ने रास्ते पर उतरकर और जंजीर बनाकर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। CPI, CPIM और NTP की क़यादत में हुए धरनों और एहतजाज में बड़े पैमाने पर ख़वातीन ने भी शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारे लगाए। ये आज पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में वालूज MIDC में, पंढरपुर MIDC में, शेंद्रा MIDC में कामगार लोग रास्ते पे आए थे। पूरे सरकारी दफ्तर के कर्मचारी, पूरे कारखाने बंद है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के कारखाने भी और LIC के कर्मचारी, BSNL के कर्मचारी, टपाल कर्मचारी
जिला परिषद के कर्मचारी, सब कर्मचारी आज केंद्र सरकार के जो कामगारों का जो बाजार में क्रेडिट है वो ख़त्म करने वाले, कामगारों को गुलाम करने वाले और शेतकरियों को कारपोरेट के इसमें डालने वाले जो कायदे केंद्र सरकार ने बनाए उसका हम लोग सब निषेध किया है। और इसके आगे हम लोग पूरी तरफ से अगर ये सरकार ने कुछ भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो हम लोग संसद पे मार्च करने वाले हैं। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो कायदा बनाया है, जहाँ पर 100 आदमी रहते थे तो उनको एक कायदा मिला था, लेकिन उसमें इतना न्याय मिलता था। आज क्या किए, जहाँ पर 300 आदमी काम करेंगे तो उसको कायदा में न्याय मिलेगा, बाकी लोगों को क्या है, कैजुअल कामगार उनको पगार है 18,000 कम से कम, उनको कितना दे रहे, 6,000 8,000। दूसरी बात जो कायदा आ रही है शेतकरी को विरुद्ध में, खेती का हमी भाव सरकार वो मान्य नहीं कर रहा। आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा से लाखों लोग ट्रैक्टर बस लेकर के आ रहे, उसका लिए रास्ता बंद। हैदराबाद में रोहिंग्याओं के अलावा पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं, ये कहना है मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स है, एक रोहिंग्यास का कॉलोनी भी है, उसके ऊपर स्टेट पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है, कितने लोग हैं कि क्या क्या काम कर रहे, पूरा आइडेंटिटी कार्ड्स है, उनका पूरा रिकॉर्ड्स स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस के पास रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। ऐसा देश में 2-3 जगह ऐसा जम्मू कश्मीर से लेके 2-3 जगह रोहिंग्यास का डिटेल्स स्टेट पुलिस के पास है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। क्या उनके नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ जगह हुआ है, कुछ स्टेट पासपोर्ट निकाले हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर भी सस्पेंड किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो भी है। रेशन कार्ड हुआ है, उधर एड्रेस लेके पासपोर्ट ही निकाला है हैदराबाद में, कुछ पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया है, उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं। सर, एक लास्ट पाकिस्तानी भी क्या रोहिंग्यास के अलावा क्या पाकिस्तान के लोग भी है, वो भी रिपोर्ट स्टेट। हैदराबाद में पाकिस्तानियों और रोहिंग्याओं की मौजूदगी को नजरअंदाज करने वाले मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को वजारत से बरतरफ किया जाए। हैदराबाद के इलाके बुलकपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज में गुज़श्ता 6.5 सालों से बीजेपी की हुकूमत है, तो क्या मोदी अमित शाह इतने दिन से सो गए थे? जब हैदराबाद की आवाम तूफानी बारिश से परेशान थी तो उस वक्त कोई मरकजी वजीर यहाँ के मसाइल से वाक़फियत हासिल करने नहीं आया। आपकी पार्टी ये कह रही है कि पुराने शहर में पाकिस्तानी है, तो मैं वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि सिकंदराबाद का MP जो आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है वो एक नाकाम मिनिस्टर साबित हुआ, उसका एक फेलियर है, उसको फौरन कैबिनेट से बरतरफ करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद में पाकिस्तानी और रोहिंग्याओं को रहने की कैसे इजाजत दी। आप बताइए कि इलेक्शन आता है तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता रोहिंग्या याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता तो मंजलिस मुल्क के मफाद में नहीं है, इलेक्शन आ जाता तो रैबिड इस्लामिज्म की बात करते हैं। बीजेपी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े जो 2-3 मिनिस्टर अब तक आ चुके हैं इलेक्शन में, जब हैदराबाद में बारिश आई थी 100 साल के बाद सैलाब, इतनी बारिश आई कि कई इलाकों में पानी की वजह से घर पानी में दाखिल हो गया। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मरकजी वजीर। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के मुताबिक बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है, ज़मीनी सतह पर बीजेपी नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद में रोहिंग्या और पाकिस्तानियों के मुकीम होने के बीजेपी के इल्ज़ाम को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने GHMC इंतखाबात पर वज़ीर दाखिला महमूद अली से खास बातचीत की। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में TRS 100 से भी ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी और अपना खातून मेयर बनाएगी। इस हौसले के साथ TRS बल्दिया के इलेक्शंस में मुहिम चला रही है। मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब। सर, कहा जा रहा है कि इस बार इलेक्शन कुछ मुख्तलिफ होगा, इस तरह नहीं होगा जिस तरह का कि 2016 का था। ये कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, इलेक्शन ही होता है।
जब भी इलेक्शन आता है तो डेफिनेट हर पार्टी का जोश व खरोश रहता है और बहुत से पार्टियां बयानबाजी पे काम करें, अमल तरीके से कोई नहीं होगा, अमली तरीके से। इस मरतबा भी नॉर्मल तरह इलेक्शन रहेगा और ज़रूर टीआरएस पार्टी बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। जी, बीजेपी का इल्ज़ाम है कि टीआरएस मजलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और मजलिस एक फ़िरका परस्त पार्टी है और मजलिस के जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं उस पर ही जो है टीआरएस काम करती है। ये किस तरह आप इसको देखते हैं? ये पूरा बकवास है, टोटली बकवास है। मजलिस के पास कितने हैं? 7 MLA उनके पास, हमसे क्या है? वो अपनी पार्टी है, वो भी एक तेलंगाना की पार्टी है, अपना काम करे, उनसे कोई अलायंस नहीं है इलेक्शन में। आपसे आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि पुराने शहर में पाकिस्तानी हैं, गैर कानूनी रोहिंग्या हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आप बेहतर जानते हैं, क्या चाहते हैं? ये बहुत गलत इल्ज़ाम है। पुराना शहर ज़रूर अच्छा शहर है और बहुत अच्छा शहर है पुराना शहर, और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब आकर देखिए आप। हिंदुस्तान में जितना प्यार नहीं मिलेगा पुराने शहर में उतना प्यार मिलेगा। पुराने शहर को बदनाम किया जा रहा है। रोहिंग्या से हमारा क्या था? वो लोग बाज़ाब्ता एक परमिट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, वो परमिट लेंगे आ रहे हैं, जब वो जाना है तो उसे भिजा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। दुनिया में इंसान में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अखलाक और किरदार और लोगों की मदद करना। वो लोग अपने मुल्क में जुल्म और सितम से यहाँ पर भाग गया है, तो वहाँ से दिल्ली में उनको बाज़ाब्ता कार्ड दिया गया है, कार्ड लेकर वो यहाँ पर है। उसके बाद भी जो ज़रूरत है तो सेंट्रल चाहती है तो तहक़ीक़ात करें। ये पुराने शहर करके उसको बरसों से बदनाम करें, और जो पार्टियाँ इलेक्शन लड़ें उनसे मेरी गुजारिश है, इलेक्शन तरक्की की बुनियाद पर लड़ना चाहिए, मज़हब की बुनियाद पर नहीं। यहाँ के मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए इस तरह इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत। और पाकिस्तानी भी हैं, ये भी इल्ज़ाम है। ये टोटल गलत है, बता देना। यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर फ़िरका परस्त ताकतों को जीएचएमसी इंतखाबात में सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी एमआईएम लीडरों के मुतनाज़ा बयानात पर टीआरएस लीडर कविता ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मजहब की सियासत नहीं चलेगी। टीआरएस पार्टी बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में 100 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए दोबारा जीएचएमसी पर अपना परचम लहराएगी। इलेक्शन है, इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा, इसमें डेवलपमेंट नहीं कुछ और बात होगी और वो चलेगी। क्या आप सही समझते हैं इसको? देखिए, बयानबाजी तो हो रही है जीएचएमसी बल्दिया इलेक्शन में, लेकिन ये बयानबाजी तो पार्टियों को आगे नहीं लेके जाएगा। जो सही डेवलपमेंट करते हैं, लोगों के वास्ते जो काम करते हैं, ऐसे ही पार्टियां जीत के आती है। इलेक्शन है, जाहिर है, सियासत है, चलता रहेगा, लेकिन सियासत को भी एक हद में रह के करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली करना चाहिए, एक पॉलिटिक्स में डिसेंसी रखनी चाहिए। आज के डेट में जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, उनके अग्रगण्य नेता जो दिल्ली से हर एक स्टेट से यहाँ पे हैदराबाद में आके जिस तरीके का भाषा वो यूज़ कर रहे हैं, वो हैदराबाद के लोग अच्छा नहीं ले रहे और बराबर इस जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी को हरा के रहेंगे। लेकिन मजलिस भी जो है उसी किस्म की बयानबाजी कर रही है। पीवी नरसिम्हा राव, एनटीआर का भी इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, वही अनफॉर्चुनेट बात है पॉलिटिक्स में कि यहाँ से कोई डिंडोरा पीटेगा, वहाँ से कोई डिंडोरा पीटेगा, बीच में एडवांटेज लिया जाएगा। लेकिन ये सारी सियासती बातें हैदराबाद के लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम एक मूवमेंट से आए हुए हैं लोग और ये सारे सियासत जानते हैं। अल्टीमेटली कितना भी कन्फ्यूजन होने दीजिए, बड़े नेता आके बड़े चीज़ें बोल के जाएंगे, फिर भी यहाँ के लोग केसीआर साहब के साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन के बाद किसी ना किसी तरह आप लोग मजलिस से मिलके कुछ बनाने की, वहाँ पे बल्दिया में पावर हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, बीजेपी पार्टी के पास अगर कुछ मुद्दा होता, अगर बीजेपी पार्टी ने एक भी रुपया हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए दिया होता, हाल ही में जो फ्लड्स है उसमें लोगों के हाथ उन्होंने पकड़ के चले हुए होते यहाँ पे, तो ऐसी बातें नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं हैदराबाद के लिए। कुछ भी बोलना है, मजलिस के साथ हमारी दोस्ती पका के सबको दिखाना है, ये सारी चीज़ें हैदराबाद में चलने वाले नहीं है। दुनिया भर में चले होंगे, बिहार में चले होंगे, यहाँ पे नहीं चले। लास्ट टाइम आपको 99 मिले थे, इस बार कितना टारगेट है? सेंचुरी का टारगेट है, बराबर हासिल करके रहेंगे। अगर कुछ कम पड़े तो मजलिस की तायीद लेंगे आप? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, उससे बोल रहे हैं नहीं पड़ेगा, सेंचुरी मारेंगे, सेंचुरी मारने के बाद बात करेंगे। समाजी कारकुन लुबना सरवत हल्के आसिफ नगर से बतौर आज़ाद उम्मीदवार बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। लुबना सरवत का मानना है कि अगर वो जीत जाती हैं तो इस हल्के में वार्ड कमेटियों का क़याम अमल में लाएंगे। लुबना सरवत इस हल्के से क़ाबिल हैदराबाद हल्के लोकसभा के अलावा हल्का असम्बली कारवान से भी इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने लुबना सरवत से जीएचएमसी इंतखाबात पर खुसूसी बातचीत की। वोटर्स काफ़ी मासूम है, उनको क्या है कि यहाँ पर पिछले 5, 10, 15, 20 साल से वो लोग बहुत कुछ झेल रहे, वो खुद सुना रहे बात को। और एक सबसे अहम चीज़ ये है कि दस्तूर हिंद के मुताबिक और कानून के मुताबिक
वोटर के पास से वोट लेने के बाद कॉर्पोरेटर को इमीडिएटली वार्ड कमेटी बिठाना पड़ता है, ताकि कॉर्पोरेटर और आवाम जो वोट दिए वो मसले मसाइल वहीं वो कमेटी में हर 2-3 महीने में कमेटी बिठा के उसको करना पड़ता है। तो पिछले 5 साल से तेलंगाना की गवर्नमेंट में GHMC आने के बाद एक वार्ड में एक कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई। अल्लाह की रहमत से हम अगर कॉर्पोरेटर बन गए, कॉर्पोरेटर बनने के बाद 4 तारीख को 20 तारीख के अंदर पूरी वार्ड। मारूफ समाजी कारकुन व हल्के आसिफ नगर की आज़ाद उम्मीदवार लुबना सरवत को इंतखाबी मुहिम के दौरान तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। लुबना सरवत ने MIM कारकुनों पर धमकी देने का इल्जाम आयद किया। लुबना सरवत GHMC के इंतखाबात में हल्के आसिफ नगर से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला कर रही हैं। जब उन्होंने आसिफ नगर में तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया तो मकामी MIM कारकुनों ने उन्हें तशहीर करने से रोक दिया। लुबना सरवत ने DGP सिटी पुलिस कमिश्नर को ट्वीट करते हुए उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जहां एक तरफ इस समाज में ऐसे माँ बाप मौजूद हैं जो बेटी पैदा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए बच्ची को कचरे के ढेर में मरने के लिए छोड़ देते हैं, वैसे इसी समाज में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो लावारिस बच्ची को गले लगाकर अपनाने के लिए आगे आ जाते हैं। 2 रोज कबल मेरठ के प्रतारपुर इलाके में सड़क किनारे कचरे के ढेर पर मिली नौज़ायदा बच्ची को गोद लेने के लिए अब तक मुतादिद अफराद ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। जिला लेडी अस्पताल की चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक अब बच्ची की हालत में काफ़ी सुधार है और लोग इस बच्ची को गोद लेने के लिए राब्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर भी बच्ची को गोद लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अब बच्ची इस टाइम बिल्कुल स्वस्थ है। अभी उसकी हम लोगों ने टॉप फीडिंग भी शुरू कर दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एडॉप्शन की प्रक्रिया जो है प्रशासनिक लेवल से होती है और ये इनको जो भी कोई लेना चाहता है तो वहीं से उनको इसके लिए बात करनी पड़ेगी। मेरे एक 12-13वें साल में मेरा बेटा लग गया। मेरे एक ही बेटा है, तो मेरी माँ बोली कि बेटा अपन इस बच्ची को गोद ले लेते हैं। अब ये तो ईश्वर के जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। हुकूमत रैन बसेरों के जरिए बेसहारा लोगों को रात में सर छुपाने का आसरा मुहैया कराती है, लेकिन सर्दी के मौसम की शुरुआत के बावजूद मेरठ में नगर निगम के ज़ेर एहतमाम चलने वाले कई रैन बसेरे इंतजामिया की लापरवाही और बदनज़मी का शिकार हैं। इन रैन बसेरों में इंतजामात का जायजा लिया न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने। मुल्क के शुमाली इलाकों में नवंबर से ही सर्दी की शुरुआत हो जाती है और नवंबर आखिर तक तेज़ सर्दी शुरू हो जाती है। उससे पहले ही नगर निगम जो है रैन बसेरों का जो है इंतज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी जिस तरह से रैन बसेरों के जो हालात हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर इस वक्त हम ज़िला अस्पताल महिला चिकित्सालय जो है डफरिन हॉस्पिटल उसके एक रैन बसेरे में है, यहाँ पर है और किस तरह के हालात हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि नगर निगम की कोई जो है यहाँ पर नगर निगम का कोई उस तरह का अमला नहीं आया है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वही देख रेख करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हरशक्ति लाल। किस तरह से रैन बसेरों में देख रेख होती है? क्या नगर निगम ने अभी तक कुछ किया यहाँ पे आके? नगर निगम वाले नहीं आते जी, हॉस्पिटल वाले ही खुद कराते हैं। अच्छा जी। तो अभी यहाँ पे बेड वेड लगा है, किस तरह से आप लोग क्या करते हो इंतजाम? जैसे कोई मरीज के साथ वाला आता है उससे रजिस्टर में नाम नोट करके उसके बाद उसे बेड दे देते हैं। क्या है, एक मिनट खोल के दिखा सकते हो उधर से बेड अंदर किस तरह से? जिस तरह नगर निगम की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक सर्दियों की शुरुआत से पहले ही रैन बसेरों को साफ़ सफाई की जाती है, उनकी रंगाई होती है, रंग रोगन किया जाता है और ख़ास तौर पर बेड जो है उसको सही किया जाता है यहाँ पर। लेकिन हालात आप देख सकते हैं रैन बसेरों के कि किस तरह से गंदगी यहाँ पे है। जो यहाँ हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वही इसको साफ़ सफाई सुबह थोड़ी सी कर देते हैं, क्योंकि कई ऐसे मरीज़ हॉस्पिटल में आते हैं जो गरीब होते हैं, वो कहीं रुक नहीं सकते, उनके जो है मरीज़ यहाँ पे भर्ती होते हैं और तीमारदार जो होते हैं। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।